हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसपी क्लासेज में। दोस्तों, लेखपाल के सिलेबस में एक पार्ट है हमारा ग्रामीण विकास एवं समाज, 25 क्वेश्चन जिसके अंतर्गत आने हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कृषि व कर की शुरुआत। कृषि व कर की शुरुआत। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कर की शुरुआत। सर्वप्रथम कर की शुरुआत, इसके बारे में हमें अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। चूँकि अर्थशास्त्र मौर्यकालीन एक पुस्तक थी, इसलिए सर्वप्रथम टैक्स यानी कर की शुरुआत हम मान सकते हैं कि मौर्य काल के समय से शुरू हुआ। मौर्य काल, उत्तर वैदिक के बाद हमारा जो आया मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक मौर्य काल रहा था, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका समय काल था 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के समय में लिखी गई थी पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसके लेखक थे चाणक्य, और ये लोक प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी। लोक प्रशासन के बारे में, यानी राजनीति के बारे में थी। लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स के बारे में धोखा मत खाइएगा। ये लोक प्रशासन के संबंधित पुस्तक थी, लेखक इसके चाणक्य थे। मौर्य काल में कई प्रकार के टैक्स थे, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के कर का प्रमुखता उल्लेख मिलता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सीता कर, दूसरा था आपका भाग कर, तीसरा था बलि कर। तीसरा हमारा था बाली कर। बाली कर का उल्लेख वैदिक काल में भी मिलता है, इसलिए ये प्राचीन है। लेकिन ये एक प्रकार का वैदिक काल हमारा ये था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये एक प्रकार का भू राजस्व कर था, बाली कर, भू राजस्व कर। इसका उल्लेख हमारे चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। सीता कर, यह प्रमुख भू राजस्व कर था। यह एक प्रमुख भू राजस्व कर था। और सीता कर के जो सर्वश्रेष्ठ, मतलब जो सबसे उच्च अधिकारी थे भू राजस्व कर वसूल करने के लिए, उनका नाम था, उच्च अधिकारी जो थे इसके, उनका नाम था सीता अध्यक्ष। उस पद का नाम था सीता अध्यक्ष। ये भाग कर एक प्रकार का उपज कर था। उपज कर। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमारा आता है गुप्त काल। गुप्त काल में भी 4 प्रकार के कर थे हमारे। 1 2 3 4 प्रकार के। दोस्तों, गुप्त काल में 4 प्रकार के कर थे। इन चारों की अपनी अलग अलग विशेषता थी। गुप्त काल में चूंकि कृषि ही आय का मुख्य साधन था, गुप्त काल के आय का मुख्य साधन हमारा कृषि था। कृषि आय की मुख्य साधन थी, इसलिए स्वाभाविक है कि सारे कर जो हैं, सारे टैक्स जो हैं, वो कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उस पे या कृषि पर ही लगने हैं।
तो हम देखते हैं कि 4 प्रकार के टैक्स हैं और उनकी चारों विशेषताएं क्या क्या हैं। भोग कर हमारा होता था दैनिक कर, ये एक प्रकार का दैनिक कर था, जिसके अंतर्गत फल सब्जी या दैनिक उपभोग की जो भी वस्तुएं थीं वो इस कर में लिए जाते थे। गुप्त काल के अंतर्गत जो भोग कर है हमारा। उसके बाद था उदरिंग कर। उदरिंग कर दोस्तों अस्थाई किसानों से लिया जाता था और ऊपरी कर जो है वो अस्थाई किसानों से लिया जाता था। जो अस्थाई किसान थे इनसे लिया जाता था उदरिंग कर, और ये अस्थाई किसान से ऊपरी कर लिया जाता था। अस्थाई किसान। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के चोल वंश में भी इन्होंने भूमि पैमाइश कर राजस्व कर का निर्धारण किया। सबसे पहले भूमि पैमाइश के आधार पर, भूमि पैमाइश के आधार पर राजस्व कर का निर्धारण सबसे पहले चोल वंश ने किया। अच्छा, गुप्त काल में जो कर का परसेंटेज हुआ करता था वो 1/4 से लेकर, गुप्त काल का कर परसेंटेज जो था 1/4 से 1/6 के बीच में हुआ करता था। भाग इतना वसूला जाता था 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में, यानी कहीं कहीं 1/4 हिस्सा, कहीं कहीं 1/5 हिस्सा, कहीं कहीं 1/6 हिस्सा वसूला जाता था। अलग अलग करके अलग अलग रेट थे। भूमि पैमाइश उपकरण का नाम इनके था वेली, और भूमि राजस्व कर जो था उसका नाम था आयाम। तो ये केवल आपको याद रखने हैं। पूछ लिया जाता है वेली क्या है, उसका एक ऑनलाइनर क्वेश्चन में भूमि पैमाइश उपकरण में वेली क्या है। भूमि राजस्व कर का नाम था आयाम। तो ये कुछ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन में कहाँ क्या उल्लेख मिलता है, आइए देखते हैं। मध्यकालीन में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले भूमि पैमाइश की एवं उपज का आकलन किया। इन्होंने सर्वप्रथम बिस्वा का प्रयोग किया, जो आज हम लोग बिस्वा जानते हैं, जिसे बिस्सा कहते हैं गांव में, उसका प्रयोग किया। और ये अलाउद्दीन खिलजी कर को अनाज के रूप में लिया करते थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम भूमि कर आकलन किया, भूमि की पैमाइश की, यानी नापा जोखा, नपाई। उसके बाद इसने ही उपज का आकलन किया, कितना उपज होता है, उपज का आकलन किया। इसके समय में ही बिस्वा, कहीं कहीं 1 बीघे में 18 बिस्वा, 20 बिस्वा ऐसे होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के बिस्वा होते हैं। बिस्वा का प्रयोग करना शुरू किया, यानी खेत को नापने में बिस्वा का प्रयोग करना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कर को अनाज के रूप में लिया जाने लगा। कर को अनाज के रूप में लिया जाने लगा। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए पैसे से ज़्यादा इसको भोजन की आवश्यकता थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कर को अनाज के रूप में लेना शुरू किया। इन्होंने ही जो बकाया कर था उसकी वसूली के लिए एक विभाग का निर्माण किया,
दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज, इसका कार्य था इसका बकाया कर की वसूली करना। दीवाने मुस्तक राज इस विभाग की स्थापना की जिसका कार्य था बकाया कर की वसूली करना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश किया, उपज का आकलन किया और बिस्वा खेत को नापने के लिए बिस्वा का प्रयोग किया, कर के रूप में अनाज लेना शुरू किया और दीवाने मुस्तक राज इसका कार्य था बकाया कर की वसूली करना। अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया। दोस्तों इसके बाद आते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिन्होंने सर्वप्रथम पटवारी पद का सृजन किया और इनका कार्यकाल राजस्व सुधार के लिए ही जाना जाता है। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भू राजस्व निर्धारण व वसूली का कार्य जो किया करते थे, भू राजस्व का निर्धारण व वसूली का कार्य जो करते थे, वसूली का कार्य, उनमें महत्वपूर्ण पद देखा जाए तो चौधरी, मुकद्दम और खुद, तीन पद थे महत्वपूर्ण। चौधरी, मुकद्दम व खुद, ये पदाधिकारी थे और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का निर्धारण व वसूली का कार्य किया करते थे। इनके ही सहयोग से भू राजस्व का निर्धारण व वसूली का कार्य किया जाता था। दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में हम बाद में जब आगे पढ़ेंगे सल्तनत काल के बाद तब चर्चा करेंगे। इनके बाद देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन आ जाता है। तुगलक काल, मोहम्मद बिन तुगलक, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था ये। इसके समय में अमीर कोही कृषि विभाग तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अमीर कोही की स्थापना हुई। जिसका कार्य था, इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं जो कि वाकई तारीफ़ काबिल हैं। जैसे तकवी ऋण देता था, एक ऋण था तकवी ऋण। ये ऋण जो था ये किसानों को दिया जाता था, किसानों को उपज के हेतु, किसानों को कृषि हेतु दिया जाता था। तकवी ऋण। और इसने ही सर्वप्रथम अकाल संहिता का निर्माण कराया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अकाल संहिता का निर्माण कराया। कब क्या पड़ेगा तो अकाल कहा जाएगा, क्या नहीं पड़ेगा तो अकाल नहीं कहा जाएगा। बाढ़, सूखा व अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी जो भी थी उनके बारे में संहिता का निर्माण कराया। इसके बाद
आ जाते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में सबसे फेमस ये है कि भूमि मापन के लिए, भूमि मापन हेतु गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया और इसने ही सर्वप्रथम जमींदारों के खर्चे, जमींदारों के खर्चों का विवरण रखना शुरू किया। सिकंदर लोदी के बारे में ये दो विशेष बातें जानने को मिलती हैं। इसके बाद इब्राहिम लोदी आते हैं और इब्राहिम लोदी के बाद ही सल्तनत काल का अंत हो जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि इब्राहिम लोदी 1526 में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश की नींव रखी थी। इब्राहिम लोदी इसने केवल टैक्स के रूप में, कर के रूप में केवल अनाज लेना शुरू किया, केवल अनाज लेता था। इब्राहिम लोदी कर के रूप में केवल अनाज लेता था। तो ये कुछ सल्तनत काल के शासक थे जिनके बारे में कृषि व कर से संबंधित कुछ बातें थी। आइए दोस्तों देखते हैं कि अब अकबर के समय में वह मुगल काल में क्या व्यवस्था रही थी, कैसे शासक कर की वसूली किया करते थे, क्या क्या व्यवस्थाएं थी। आइए आगे देखते हैं।